हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृश्य इसकी क्विक बुक, जिसमें हमारा चला है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 13 करेंगे हम लोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अदर कोई भी अदर क्वेरीज है आपकी तो आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस, यहाँ पे हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से जो है ना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अभी हम देखिए चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक करके हम सारे चैप्टर करते हुए आगे बढ़े हैं। अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं guys यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 पे। ठीक है, जो कि है ये, ठीक, केंद्र राज्य संबंध। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है पढ़ने के लिए। एक आइडिया लग जाता है कि हमें अभी कितना और कवर करना है, कितना हम कर चुके हैं, यानी कि कितना टाइम हमें और लगेगा। तो टोटल जो चैप्टर है वो है 24। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो वैसे ये है हमारे पास चैप्टर चैप्टर नंबर 13, केंद्र राज्य संबंध की यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे गाइस। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जिन्हें भी ये बुक पढ़नी है। या गाइस, घटना चक्र अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको घटना चक्र की सारी वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप पीसीएस प्री की बात करते हैं, या फिर आप आरओ की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, वनडे एग्जाम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है घटना चक्र अपने आप में इनफ है ये एग्जाम निकालने के लिए। मतलब इसके अलावा आप कुछ ना पढ़े, घटना चक्र ही ठीक से पढ़ ले तो ये एग्जाम निकल जाएगा फॉर श्योर। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन की। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं गाइस यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। दोहरा शासन मतलब एक तो पूरे भारत में हो गया, एक उसके जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उसमें, यानी एक भारत में और एक स्टेट में, किसी भी एक स्टेट में ले लिए, सारे अलग अलग स्टेट सब में शासन, दोहरा शासन। ठीक है, अच्छा, भारत में भी क्या है, संविधान ने शासन के 2 स्तरों की स्थापना की है, जिसके केंद्र में एक संघीय सरकार है, बिल्कुल जैसे हमारी जो जिसमें हमारी संसद की हम बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा, एक पूरी सरकार की, केंद्र सरकार की बात करते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। और उसके चारों तरफ परिधि में क्या है, राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार में जैसे यूपी की अपनी सरकार है, उत्तराखंड की अपनी, इस तरह से हम, जिसमें हम सीएम की बात, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है दायित्व है कि भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का क्या है, नामोल्लेख नहीं है। मतलब केंद्र सरकार जैसा कुछ नहीं लिखा है हमारे संविधान में, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करा है केंद्र सरकार। क्या लिखा है इसकी जगह, लिखा है संघ सरकार, राइट। किंतु राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय प्रयोजनों के लिए हम क्या कर, हम नॉर्मली जो यूज करते हैं शब्द, वो हम केंद्र सरकार ही बोलते हैं। हालांकि ये संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, संविधान में इसकी जगह लिखा हुआ है संघ सरकार। ठीक है, इस जगह संघ की बजाय क्या है, केंद्र शब्द की व्यवहारिकता, स्वीकार्यता यह रेखांकित करती है कि भारतीय संघवाद में केंद्राभिमुखता क्या है, अंतर्निहित है। इसका मतलब क्या है, देखिए, केंद्राभिमुखता मतलब क्या है, केंद्र की तरफ ज्यादा जो है मतलब जोर दिया गया, या शक्तिशाली आप कह सकते हैं, थोड़ा सा केंद्र है हमारे भारत में। फिर भी क्या है, संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन की स्थापना करता है। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना, केंद्र थोड़ा सा शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं दोहरे शासन की, मतलब केंद्र की सरकार की भी बात करेंगे, हम राज्य की सरकार की भी बात करेंगे, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन जो आपका झुकाव है वो केंद्र की तरफ है, मतलब हमारे ऐसा संविधान में दिखता है। ठीक है, भारतीय संघवाद में हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए, अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान जो है। देखिए, अब हर बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान में कहाँ लिखा है। तो संविधान का जो भाग 11 है, यानी कि पार्ट 11 है, उसमें आप इसके बारे में देखेंगे। तो इस भाग में क्या है, 2 चैप्टर से 2 अध्याय है। पहले अध्याय में केंद्र राज्य के विधायी संबंध की बात करी गई है, और दूसरे में प्रशासनिक और कार्यकारी या
प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों की बात करी गई है। यानी कि इसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक में हम विधायी संबंध देखेंगे केंद्र राज्य के, एक में हम प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध देखेंगे। तो ये आर्टिकल्स भी हैं। अगर आप ऐसे आर्टिकल याद नहीं रखते तो भी चलेगा, मतलब आपको ये याद नहीं रखना कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। जो आर्टिकल आगे इंपॉर्टेंट होंगे वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, वित्तीय संबंधों की चर्चा। क्या है लिखा है इसमें, 12 भाग 12 के कुछ हिस्से, जैसे यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा है, मतलब भाग 12 के कुछ हिस्से में वित्तीय संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में लिखा है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान भी केंद्र और राज्य संबंध में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब जब आपातकाल लगता है तब उसकी, वो भी हम केंद्र राज्य संबंध से ही जोड़ते हैं। अच्छा, केंद्र राज्य के मध्य मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियां या दायित्व का बंटवारा हुआ है। मतलब जैसे इसने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर बात करें तो 4 तरह की शक्तियां जो है बटी हुई हैं केंद्र और राज्य के बीच में। जैसे कुछ विधायी शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ विधायी शक्तियां, मतलब विधायी शक्तियों में बंटवारा हुआ है प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां। यही 3-4 हैं बस गाइस। ठीक है, यही 4 हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप की शक्तियां हैं, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो भारत में है, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, उसके अलावा एक वित्तीय शक्ति है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए। अच्छा, इसमें भारत में न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण केंद्र और राज्य के मध्य केवल 3 प्रकार की शक्तियां यानी कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय का ही क्या है वितरण किया गया। देखिए न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका एकात्मक है। आप ये नहीं कहेंगे केंद्र का अलग हिसाब किताब है और राज्यों का अलग हिसाब किताब है, नहीं, ये सब एक है। ठीक है, तो आप न्यायिक शक्ति की अगर बात करें तो इसका आप बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है, मेन तो सुप्रीम कोर्ट है तो है। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति को हटा दीजिए, बाकी जो बंटवारा होगा विधायी शक्ति का होगा, प्रशासनिक शक्ति का होगा, वित्तीय शक्ति का होगा। बाकी न्यायपालिका सब एक साथ मिलजुल के काम कर रही है। ठीक है, पूरे भारत में। फिर इसमें लिखा है अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य में अलग अलग किया गया है। मतलब ये है, अमेरिका में हम बात करें तो विधायी शक्तियां भी बांट दी गई केंद्र और राज्य में, प्रशासनिक शक्तियां भी और वित्तीय शक्तियां भी, प्लस यहाँ पे जो न्यायिक शक्तियां हमारे यहाँ नहीं है उनके यहाँ भी न्यायिक शक्तियों को बांट दिया गया है केंद्र और राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध की बात करी गई है। तो इसमें क्या है, विधायी संबंध, अब एक एक करके हम बात करेंगे। फिर विधायी संबंध की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम विधायी संबंध की बात करेंगे। देखिए विधायी संबंध में क्या, देखिए विधायिका का काम क्या होता है गाइस, होता है कानून बनाना, राइट, यानी कि लॉ का निर्माण करना। तो देखिए लिखा है केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति जो होती है विधायी शक्ति होती है। विधि मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, क्या होती है, जो विधायी शक्ति होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में ये लिखा है 11 भाग 11 के आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक केंद्र राज्य के भी विधायी संबंधों के विस्तृत चर्चा की गई है। यानी अगर आपको विधायी संबंधों की बात करनी है तो भाग 11 में मिलेगा आपको। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का जो बंटवारा या विधायी संबंधों की जो बात करनी है आप भाग 11 में करेंगे। ठीक है, अब केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे को हम क्या है, राज्य क्षेत्रीय विस्तार या विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां नामक शीर्षक से समझ सकते हैं। चलिए, मतलब इसने कहा कि क्या है, देखिए क्या शीर्षक यानी कि टाइटल क्या है, राज्य क्षेत्रीय विस्तार कह दीजिए या विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां कह दीजिए। ठीक है, इस पे तो ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सब आप जब पढ़ लेंगे पूरा अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए लिखा है राज्य क्षेत्रीय विस्तार से क्या मतलब है कि केंद्रीय और राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से मतलब ये हो गया कि क्षेत्रीय विस्तार, राज्य क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्र मतलब आपका जो एरिया है, यानी कि केंद्र के पास कितना एरिया है, राज्य के पास कितना एरिया है, विधायी मतलब केंद्र में जो संसद है या राज्य में जो विधानसभा विधानमंडल है उसके पास कितने क्षेत्र हैं या कितने मतलब कितना क्षेत्र है, कितना एरिया है जिसपे वो कानून बना सकती है। ठीक है, क्षेत्र का मतलब वो वाला एरिया मत समझिएगा, राज्य क्षेत्र मतलब, अच्छा हाँ, राज्य क्षेत्र विस्तार मतलब कितने, जैसे हम यूपी की बात करें तो ये यूपी के अंदर अंदर जो है यूपी की जो विधायिका है कानून बनाएगी। केंद्र में अगर बात करें तो ये पूरे भारत के लिए करेगी। अब देखिए विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां होती हैं, मतलब इसने कहा केंद्र के पास कुछ विषय होते हैं, राज्य के पास कुछ अलग विषय होते हैं जिन पे ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे केंद्र पूरे भारत के लिए कर सकती है कानून बनाने का काम, यहाँ पे राज्य
अगर यूपी की है बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए करेगी, उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के लिए, बिहार है तो बिहार के लिए करेगी। ठीक है, अगर विषयों की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र जो है आपका कुछ विषय पे कानून बनाती है, मतलब इसके अलग विषय होते हैं, और राज्य के कुछ अलग विषय होते हैं जिसपे ये कानून बनाती है। संविधान के आर्टिकल 245 में क्या प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। मतलब इसने कहा कि जो संसद है वो पूरे भारत के लिए, संपूर्ण राज्य क्षेत्र यानी पूरे भारत के लिए या कुछ भाग के लिए भी जो है कानून बना सकती है, और किसी राज्य की विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। सपोज कि अगर हम राज्य की विधानमंडल, अगर हम यूपी की विधानमंडल की बात करें तो ये संपूर्ण राज्य यानी कि पूरे के पूरे यूपी के लिए या यूपी के कुछ भाग के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है संविधान द्वारा प्रदत्त है कि प्रदत्त ये शक्तियां जहां केंद्र और राज्यों के विधि बनाने को प्रेरित करती है, तो वही संविधान के कई अनुच्छेद जो है संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति को सीमित भी करते हैं। मतलब इसने कहा है कि हमें कुछ कुछ विषय मिल गए हैं, ये शक्ति है कि केंद्र और राज्य कुछ कुछ विषयों पे जो है या कुछ कुछ एरिया के लिए कानून बना दे। लेकिन यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं ना, बस यहाँ पे कुछ सीमाएं भी हैं, देखते हैं। शक्ति को सीमित करती है कुछ, मतलब संविधान ही इन शक्ति को कहीं ना कहीं कुछ सीमित करता है। देखिए कैसे सीमित कर रहा है, देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची, तो वैसे ये 7वीं अनुसूची याद रखिएगा। मतलब हम किसमें इन विषयों की बात कर रहे हैं, 7वीं अनुसूची में हम विषयों की बात कर रहे हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को केंद्र और राज्य के मध्य में 3 सूचियों में बांट दिया गया। मतलब सपोज की 100 तरीके के विषय हैं, ठीक है, जिसपे कानून बनना है, तो इसने कहा इन 100 तरीके के विषय को इन्हें 3 अलग अलग सूचियों में बांट दिया। तो एक सूची थी हमारी संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची जो है वो है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, तीसरी जो है समवर्ती सूची है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। 3 सूचियों में बांट दिया हमने अपने। सपोज कि मैंने बोल दिया कि 100 विषय हैं, मतलब ये मतलब एग्जैक्ट फिगर ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा कम हो सकते, ठीक है। फिलहाल मैंने एक आइडिया दे दिया कि 100 है, तो हमने इसे 3 सूचियों में बांट दिया। चलिए अब इसे लिखा है जब संसद को संघ सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। मतलब अगर संघ सूची में जितने भी विषय, उस पे कानून कौन बनाएगा गाइस, यहाँ पे हमने देख लिया संसद बनाएगी, राइट। राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है, राज्य बनाती है, ठीक है। अब राज्य सरकार बनाती है, राज्य की जो विधायिका है ना वो बनाती है, ठीक है। और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो गाइस उस पर कानून संसद भी बना सकता है और राज्य की विधायिका भी बना सकती है, यानी कि संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। यही लिखा देखिए, समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है, इतनी सी बात। अब देखिए आगे बढ़ी। अब नोट लिखा है इसने कहा वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूची में नहीं है, मतलब कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो तीनों सूची, तीनों लिस्ट में नहीं है, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची। ये हो गई चौथी सूची, ठीक है, जो इन तीनों में जो सब्जेक्ट या विषय नहीं है, तो इस पे कानून कौन बनाता है गाइस, उसका अधिकार दे रखा है संसद को। तो भारत में केंद्र को जो है अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था क्या है, कहां से ली गई है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसके बारे में हमने जो लिया है, व्यवस्था ली है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अवशिष्ट शक्तियों की बात जो है हमने अपने संविधान में कहां से ली है, कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये दी गई है संसद को, ठीक है। मतलब अवशिष्ट सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब इसमें क्या एक केस आया जो कि है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। ये केस था 1973, ये भी याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। मतलब संसद संविधान की किसी भी प्रावधान में संशोधन, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय उसे संविधान का जो मूल ढांचा है ना उसको नहीं बिगाड़ना है। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वैसा ही रखना है, बाकी आप संशोधन करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा संविधान का आर्टिकल 13(2). देखिए 13 किस में आता था, आपका मूल अधिकार में आता था, मतलब फंडामेंटल राइट्स में आप इसको पढ़ रहे थे। तो इसका संविधान का जो आर्टिकल है 13(2) इस बात पर रोक लगाता है कि कोई भी राज्य का जो विधानमंडल है मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता। देखिए 13 तो फिलहाल फंडामेंटल राइट्स में ही पड़ा था। तो इसने कहा
किसी भी राज्य की जो सरकार है या विधानमंडल है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने या कम करने जैसा कोई कानून नहीं बना सकता। यदि कोई विधि यानी कि कानून मूल अधिकारों को छीनती है, अगर कोई कानून ऐसा करती है या उसको कम करती है, तो बनाई गई प्रत्येक विधि यानी कि जो कानून हमने बनाया उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, मतलब वो विधि ही शून्य हो जाएगी, मतलब हम उस कानून को नहीं मानेंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा है संविधान के कुछ अनुच्छेद में राष्ट्रपति तथा कुछ राज्य के जो राज्यपाल हैं को ऐसे विनियमन या निर्देश जारी करने की शक्ति है जो संसद या राज्य विधानमंडल की विधियों पर हावी हो जाती है। मतलब इसने कहा संसद या फिर राज्य विधानमंडल के कोई कानून है, इस पे हावी कौन हो रहा है, तो इस पे हावी हो रहा है राष्ट्रपति या फिर कुछ राज्य के जो राज्यपाल हैं, कोई निर्देश जारी कर दे, विनियम जारी कर दे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ऐसा संविधान में कुछ आर्टिकल्स में लिखा है। तो संविधान का एक आर्टिकल है 245(2), क्या प्रावधान करता है कि संसद सिर्फ भारत ही, इसने कहा संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। मतलब भारत के लिए तो बनाएगी, भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी संसद कानून बना सकती है। देखिए व्यवहारिक तौर पर ऐसे कानून लागू करवाना संभव नहीं होता है, किंतु सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक संप्रभु विधानमंडल के पास यह शक्ति होती है, ठीक है। ये मतलब ऐसा हुआ तो नहीं होगा अभी तक। देखिए यहाँ पे नोट लिखा आर्टिकल 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्र, जैसे संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, इनको छोड़कर बाकी बाकी जितने भी हमारे पास कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं 8, तो 8 में से इसने 2 हटा दिए, ठीक है, बचे 6। तो 6 के लिए क्या है, विनियमन बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए, बाकी के लिए विनियमन बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए 2 अनुसूचियों की यहाँ पे बात करी गई है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। इस इंपॉर्टेंट बात है, हम पढ़ते पढ़ते शायद इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। देखिए 5वीं अनुसूची, इसमें क्या है कि जो राज्य है, कौन कौन से राज्य की बात करें, देखिए जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं ना गाइस, कुछ इस तरह से हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे होता है नागालैंड, उसके नीचे होता है मणिपुर, ठीक है, उसके नीचे होता है मिजोरम, और यहाँ पे होता है हमारे पास त्रिपुरा, यहाँ पे होता है आपके पास मेघालय, और यहाँ बीच में कहीं होता है असम, ठीक है। इतने की बात करिए। अब 5वीं अनुसूची में कहाँ कहाँ का नाम है ये देखिए, एक तो 5वीं अनुसूची में असम का नाम है, ठीक है, उसके नीचे वाले मेघालय का नाम है, उसके ही और साइड वाले त्रिपुरा का नाम है, और उसके ही साइड वाले मिजोरम का नाम है। देखिए मैप से कितना आसान हो जाता है हमें समझना कि किस किस का नाम है 5वीं अनुसूची में। तो आप मान लीजिए यहाँ से आप चल रहे हैं और ये वाला पूरा एरिया जो है हमारा 5वीं अनुसूची में आ जाता है, यानी कि असम आ गया, असम के नीचे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आ गए, ठीक है, इनका नाम है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इसने कहा 5वीं अनुसूची में जो राज्य है उसके अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और निर्णय के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो मतलब 5वीं अनुसूची में ये चार राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या वहां की जो एसटी जातियां हैं, मतलब जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के बारे में लिखा है, उस पर नियंत्रण के बारे में लिखा है। ये लिखा है आपका 5वीं अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची में आती है, तो 6ठी अनुसूची में कहाँ की कहानी है, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, यानी कि यही वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। देखिए 5वीं अनुसूची में हम इन 4 राज्यों को छोड़ दे, बाकी का आप देखिए, ठीक है। वहां बाकी में जैसे आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका नागालैंड आ गया, आपका मणिपुर आ गया, तो ये इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इन्हें छोड़ दे, मतलब यहाँ पे 5वीं अनुसूची में इन राज्यों के, मतलब इन्हें छोड़ दीजिए। 6ठी अनुसूची में ये सारे आ जाते हैं, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ही, यानी कि 2 अनुसूची है। पहली अनुसूची में आप अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, नागालैंड, मणिपुर ले लीजिए, तो इनके अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। और 6ठी अनुसूची में हमारे पास असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में है, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें लिखी गई है। इसी तरह किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, ठीक है,
इसने कहा किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून अन्य राज्य क्षेत्र में भी लागू हो सकता है, बशर्ते राज्य यह साबित कर दे कि उस कानून का प्रयोजन अन्य राज्य क्षेत्र के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मतलब इसने कहा कि अगर सपोज कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो आपका विधानमंडल है, उसने क्या करा, कोई ये कानून बना दिया और इसको, ये कानून ना, आप हम कहते हैं कि असम के कुछ पार्ट में भी लागू हो सकता है। ठीक है, ये कानून असम के कुछ पार्ट में भी लागू हो सकता है, बशर्ते ये जो राज्य है ना, ये साबित कर दे कि ये जो कानून बनाया है, इस कानून का प्रयोजन असम के उस पार्ट के लिए भी क्या है, जरूरी है, तो वहां पे भी लागू हो सकता है, या असम में लागू हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, संसद की इस शक्ति को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 3 और 5, जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर, अच्छा यहाँ पे फिर से हम पुराने पे आ गए कि भारत के राज्य क्षेत्र अब बात की आगे, हम एक लाइन हमने पढ़ी थी कि संसद जो है भारत के लिए तो कानून बनाती है, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के लिए भी बना सकती है। तो संसद की जो ये शक्ति है ना, वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 3 और 5, जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है, इसके द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर अगर अपराध होता है तब की बात हो रही है। ठीक है, तब कानून जो है संसद बना सकती है उस पर कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान का आर्टिकल 246 में 3 सूचियों की चर्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे है 7वीं अनुसूची में ये सब बातें लिखी गई हैं। देखिए, 3 अनुसूची की बात कहाँ लिखी है, जो 3 सूचियां या 3 लिस्ट है, उनकी बात कहाँ लिखी गई है, 7th अनुसूची में लिखी गई है, ये रट लीजिएगा। कौन कौन सी 3 अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसने कहा, ये आर्टिकल 246 में। अब 248 का संबंध क्या है, अवशिष्ट शक्तियों से है, और ये शक्तियां किसके पास होती हैं, संसद के पास होती है, राज्य के पास नहीं होती हैं। मतलब अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 248(1) के अनुसार क्या है, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। मतलब देखिए, एक होती है, देखिए संघ मतलब ऐसा कोई विषय जो ना राज्य सूची में ना समवर्ती सूची में, तो ऐसे विषय पे कौन कानून बना रहा है, संसद बना रही है। अब आर्टिकल 248(2) क्या कहता है कि ऐसी शक्ति के अंतर्गत 248(2) ये प्रावधान करता है कि ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण, कर यानी कि टैक्स के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में भी नहीं है, विधि बनाने की शक्ति शामिल है। देखिए, ये भी संसद को ही है। ठीक है, मतलब ऐसे कर का अधिरोपण हम कर रहे हैं जो इन सूचियों में नहीं है, तो इस पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, ये भी हमारे पास, ये भी हमारी संसद के पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी प्रावधान के कारण क्या होता है, 1994 में पहली बार जो सर्विस टैक्स है वो अस्तित्व में आता है, और वे पूरी तरह क्या है, केंद्र को मिला। मतलब ये देखिए, ये सर्विस टैक्स की बात ना कहीं पे भी नहीं थी, तो अब इस पे जो कानून बनेगा कौन बनाएगा, वो केंद्र बनाएगी, यानी कि संसद बनाएगी। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अन्य उपबंध, तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 23 संसद को राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कानून पारित करने की शक्ति देता है। यानी हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए, हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 11, नागरिकता से संबंधी जो कानून बना रहा है वो भी कौन कर रहा है, संसद बना रहा है। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 105, संसद को शक्ति है कि वे सांसदों के विशेषाधिकार को परिभाषित करने वाली विधि पारित करे। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, अगर आप लोग इतने चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बहुत सारी चीजें आप बिना समझाए भी समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 169, किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और समाप्त करने की शक्ति, ये भी किसके पास है, संसद। ये हमने जब विधान परिषद पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी। अच्छा, राज्य विधानमंडलों को आर्टिकल 194 द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकार का विनिश्चय कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 194 द्वारा दी गई शक्ति, यहाँ पे राज्य के विधानमंडल को शक्ति दी है कि वो जो है अपने विधायकों के विशेषाधिकार का भी निश्चय कर सकता है। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है, राज्य विधान मंडल के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सूचियों पर
चाहिए। एन इंट्रोडक्शन ऑन ऑफ लिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले संघ या फिर केंद्र सूची की बात करते हैं, संघ सूची की बात कर रहे हैं, जिसपे कानून कौन बना रहा है गाइस, इस पे कानून कौन बनाएगा, सिर्फ संसद बनाती है। ठीक है, इसमें देखिए वर्तमान में कितने विषय हैं, देखिए इसमें जो है ना, इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियां थी, जो कि वर्तमान में 100 है। मतलब अभी जो है ना, हम देखेंगे 100 विषय हैं इसमें। ठीक है, देखिए सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के। जैसे इसमें कौन कौन से विषय, एक नजर डालिएगा, सब कुछ तो 100 तो याद नहीं कर सकते आप, जो इम्पोर्टेंट है वो जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, इंपॉर्टेंट विषय। सेनाएं, सशस्त्र बल हो गए, युद्ध एवं शांति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल, वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाक तार तथा टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय, तेल, खनिज, खनन का विनियमन, फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, जनगणना से जुड़े विषय। तो वैसे आप देख सकते हैं इनको पढ़ के कि इम्पोर्टेंट है, बड़े विषय हैं ये, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके देश के लिए। चलिए अब देखिए राज्य सूची में क्या क्या है, इम्पोर्टेंट सब कुछ है गाइस, थोड़े इनसे छोटे विषय होंगे राज्य सूची। तो इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य की जो विधानमंडल होती है वो बनाएगी। साधारण स्थिति में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं करती। नॉर्मली देखा जाए तो विधि जो है ना, इस पे जो कानून बनाएगा वो राज्य सरकार ही बनाएगी। ठीक है, नॉर्मल टाइम में तो कौन बनाएगा, राज्य की विधानमंडल ही कानून बनाएगी, संसद इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें अभी कितने विषय हैं, तो 61 है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में कितने विषय इसमें, 61। तो इसमें पहले क्या थी, 66 प्रविष्टियां थी, अभी कितनी है, 61 है। अब जैसे इसमें कौन कौन से, इसमें जो क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे आप लोक व्यवस्था की बात करिए, आप पुलिस की बात करिए, स्थानीय शासन की, जैसे आपका पंचायत नगर पालिका होती है, कृषि आय पर कर की बात करेंगे, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करेंगे, जैसे हॉस्पिटल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ कारागार की बात करेंगे, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, इसकी बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे अभी केस चल रहा है वो वाला, अल्कोहल से रिलेटेड, दिल्ली सरकार पर, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल पर। ठीक है, कि कुछ घोटाला हुआ टाइप। ठीक है, तो ये किसके पास था, ये विधानमंडल के पास था, राज्य की या यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की विधानसभा के पास था। यहाँ पे देखिए सड़क परिवहन, भूमि भवन पर कर, यह नाट्यशाला, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुओं पर कर, फिर पथ कर, ये सारा जो आता है, ये इससे भी ज्यादा इनफैक्ट, तो ये सारी चीजें राज्य सूची में आती है। अब आप कहेंगे कि ये सब याद कैसे होगा, तो गाइस हमें याद करना ही नहीं है। ठीक है, याद करने वाले बहुत छोटी छोटी चीजें जो याद आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और जब आप 4 बार पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे पुलिस इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोक व्यवस्था है, स्थानीय शासन है, कृषि, ये सब हो गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गई। अगर आप जिस भी मतलब राज्य में रह रहे हैं तो आधा तो आप समझ जाएंगे कि किसके लिए आप राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं, आप बड़ी बड़ाई करते हैं। ठीक है, आधा तो आप इससे ही समझ जाएंगे कि आप किस चीज के लिए राज्य सरकार के ऊपर चढ़ जाते हैं और किस चीज के लिए आप केंद्र सरकार पे। ठीक है, अब देखिए ये वाली सूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इस पे कानून दोनों बना है, राज्य की विधायिका भी बना रही है और संसद भी इस पे कानून बना रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि राज्य के कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद को ये शक्ति होती है कि वे स्वयं कानून बनाए और जो सभी राज्यों पर लागू हो। देखिए ऐसा हो सकता है, हमने कहा दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी कि ये भी और ये भी। सपोज इसने कोई कानून बनाया किसी विषय पर, हम कोई एक विषय उठा लेते हैं शिक्षा, तो शिक्षा पे इसने कोई कानून बनाया, लेकिन संसद को इसके जो कानून है उस पर हो गई आपकी प्रॉब्लम। इसने कहा कि नहीं भैया, हमें समझ नहीं आ रही है, हमें आपत्ति है आपके कानून पे, तो संसद कानून बना सकती है। अब इन दोनों में किसके कानून को इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो इन दोनों में संसद के कानून को इंपॉर्टेंस मिलेगी। चलिए अभी देखिए इस सूची में कितने विषय हैं, तो गाइस इस सूची में कितने विषय हैं, देखिए पहले इसमें लिखा है 47 थी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 में। तो इस सूची में क्या है, 5 और विषय, यानी कि
जितने भी थे उसमें 5 और ऐड कर दिए गए तो हो गए हमारे पास 52। ठीक है, विषय देखिए जो 5 ऐड हुए हैं 42वें संविधान। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इसमें 42वें संविधान संशोधन से जो विषय 5 हैं वो तो आप रट लीजिए कि कौन कौन से विषय जो है उठा के इसमें डाल दिए गए समवर्ती सूची में, जिसपे कानून दोनों बना रहे। जैसे वन हो गया, जैसे शिक्षा है, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण हो गया, मापतौल हो गया, न्यायालयों का कार्य प्रबंधन हो गया। तो ये तो हो गया। इसमें लिखा है न्याय प्रशासन उच्च और उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर। ठीक है, ये वाला न्यायालयों का कार्य प्रबंधन, जो न्याय प्रशासन को छोड़ दीजिए, उच्चतम न्यायालय को छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब ये 5 विषय तो आप याद रखिए, टोटल हो गए इसमें 52। तो इस सूची में कुछ और विषय हैं उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे भ्रमण, आयोजन, शिक्षा इंपॉर्टेंट हो गया एक विषय। ठीक है, वन, शिक्षा, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण ये है, मापतोल है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए भ्रमण, आयोजन, शिक्षा इंपॉर्टेंट हो गया, सुरक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो गई, समाचार पत्र भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है कारखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूल नियंत्रण हो गया, दंड विधि हो गई, दंड प्रक्रिया संहिता हो गई, इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मतलब देखिए इसमें कुछ ही लिखे हैं और जब आप 4-5 बार इसे पढ़ेंगे तो ऐसे ही रट जाएगा आपको, मतलब आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको जो है ना ये सारी चीजें याद हो जाएंगी जब आप इसे मल्टीपल रिवीजन करेंगे तब। ठीक है, एक बार 2 बार में कुछ नहीं होता है, जब तक आप इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ आप एक समय ऐसा आएगा ना कि सिर्फ पढ़ने पे आपको लगेगा यार ये तो मुझे याद है। चलिए, अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है ध्यान कि अब भी केंद्रीय सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या जो है आपकी 97 है, लेकिन कुल संख्या जो है 100 है। मतलब देखिए ऑप्शन अगर ऐसा आता है कि 97 या 100 है, तो देखिए एक साथ अगर आएगा 100 मान लीजिए, अगर ऑप्शन में 100 लिखा है 97 नहीं लिखा है तो आप 100 पे टिक मार दीजिएगा, और 100 नहीं लिखा है 97 लिखा है तो 97 पे टिक मारिएगा। दरअसल क्या है, नई प्रविष्टियों को दी संख्याएं दे मतलब नई संख्याएं देने की बजाय क्या पुरानी प्रविष्टियों को नए खंडों के रूप में क्या है जोड़ा गया है। ठीक है, सब कोई पूछेगा नहीं फिलहाल आपको कहानी। इसमें क्या है, प्रविष्टि संख्या जो है आपका 2 का या 92 का या 92 का को जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, पढ़िए तो ठीक, नहीं पढ़िए तो। अब इस प्रकार क्या होता है, राज्य सूची में अब भी जो है 66 विषय हैं, किंतु मतलब बहुत ज्यादा आप ध्यान में दीजिए, और ये समवर्ती सूची में 52 है। ये क्या कहानी लिखिएगा इस पे आप इतना ध्यान में दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए सूचियों के निर्वचन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है केंद्र और राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निश्चित किए गए कुछ सिद्धांतों के आधार पर सूचियों का निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, कौन बीच में आता है, ये निर्वचन के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिद्धांत है उसके आधार पे होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है यहाँ पे सूचियों के निर्वचन का सिद्धांत क्या है भाई, इसमें लिखा है यदि कभी संसद और राज्य की विधियों में विरोध होता है, मतलब इसने कहा अगर संसद सबको समवर्ती सूची का कोई विषय है उस पर राज्य की भी विधि बन जाए, राज्य भी बना दे संसद भी बना दे, अब उन दोनों में विरोध हो जाए तो न्यायालय क्या करेगी ना, जो संसद की विधि है ना, जो संसद ने कानून बनाया है उसको क्या करेगी, प्राथमिकता देगी। ये ऐसा सिद्धांत में लिखा है। ठीक है, तो ये माना जाएगा, लड़ाई नहीं होगी इस पे फिर। तो इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने से पहले क्या है, निम्न 3 सिद्धांतों को का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत, फिर है समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत, और फिर हो गया अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत। पढ़िए तो पढ़िए, नहीं तो छोड़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ लिखा है सार और तत्व का सिद्धांत। चलिए देखते हैं, जब किसी विधि यानी कि कानून के कुछ हिस्से अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में प्रवेश करें तो वहां इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। मतलब आपने कुछ कानून बनाया यूपी के लिए, लेकिन इसका प्रभाव जो है बिहार के कुछ क्षेत्र में पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सार और तत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत है, इसका प्रयोग किया जाएगा। अतिक्रमण कर रहा है दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में। इसमें यदि कानून का सार तत्व विधानमंडल की विषय सूची से सुसंगत है तो इसे जो है वैध मान लिया जाएगा, भले ही इसका कोई गौण पक्ष दूसरे विधानमंडल की अधिकारिकता में आने वाले विषय को छूता हो। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या है कि अगर ठीक ठाक समझ में आता है, सब कुछ सही है, तो मान लिया जाएगा कि ये क्या है, वैध है, जो कानून बनाया गया है वैध है। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आभासी या छद्म विधायन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट है, इस सबको छोड़ दीजिए। ये बेकार की बातें चल रही हैं, मतलब आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी वाले इसे पढ़ें। अगर आप पीसीएस से रिलेटेड हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा ये कभी ना, अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे का मैं नहीं कह सकती, मुझे लगता नहीं है शायद। देखिए, जब कोई विधानमंडल किसी अन्य विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी विषय पर सीधे सीधे जो है कानून बनाता है, तो वह विधि शक्ति वाह्य होती है और परिणामतः शून्य हो जाती है, मतलब वो कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। विधानमंडल इस प्रकार के कार्य कभी कभी छिपाकर अप्रत्यक्ष या छद्म रूप से करता है, दिखावा करता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र मतलब वह अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में वह दूसरे राज्य के में अतिक्रमण करते हैं। इस प्रकार के विधायन को छद्म विधायन या आभासी विधायन कहते हैं। मतलब ये आप अपने कार्य क्षेत्र से अलग हटके दूसरे राज्य में, मतलब अपने राज्य से हटके आप दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसके लिए अतिक्रमण करते हुए कोई कानून बना देते हैं, तो वो आपका हो जाता है छद्म विधायन या फिर आभासी विधायन हो जाता है, ठीक है। झूठ बोल के आप बना दे रहे हैं, बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्न परीक्षण बताए। तो इसमें न्यायालय को विधि के सार को देखना चाहिए, जिसके इसके प्रारूप को नहीं। न्यायालय को विधि के उद्देश्य और उसके प्रभाव का अनुशीलन करना चाहिए। विधायी योजना के सभी अधिनियमों का अर्थान्वयन करके उसके संयुक्त प्रभाव का अवधारणा करना चाहिए। तो गाइस छोड़ दिए, स्किप करिए सारी चीजें, ठीक है। इसमें लिखा है अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत। मतलब न्यायालय द्वारा किसी अधिनियम यानी कि कानून के ऐसे लचीले या बहुअर्थी शब्दों के लिए निश्चित और सीमित अर्थ निर्धारित करके अधिनियम को विधानमंडल की विधायी सीमाओं के भीतर लाया जाता है। तो ये भी छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नहीं पूछ रहा है ये सब आपसे। हाँ गाइस, देखिए मैं मोस्टली मैं पीसीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं पीसीएस की बात करती हूँ। यूपीएससी वाले देखिए बिल्कुल, अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप का लेवल अलग है और पीसीएस का अलग है। तो पीसीएस वालों के लिए देखिए मैं कह सकती हूँ कि आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सूचियों के निर्वचन का सिद्धांत। तो इस यहाँ पे देखिए हम पढ़ते कहाँ पहुंच गए। यहाँ पे लिखा है व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत, अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत। आप चाहे तो इसे एक बार रीड कर लें, मैं भी रीड करूंगी, आप भी रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं समझाने की बात नहीं करूंगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। अब ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। जो काम की है हम उसे पढ़ेंगे, जो काम की नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि कुछ भी पढ़े। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए हमें पता है कि जो संसद है वो कानून बनाती है दो सूचियों पर। एक तो संसूची पे कानून बनाती है, दूसरा वो समवर्ती सूची पे कानून बनाती है। अब देखिए यहाँ पे टाइटल में लिखा है राज्य सूची पे संसद कानून बना रही है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? चलिए देखिए कैसे हो सकता है, हो ही सकता है। देखिए भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है, क्या है? ये संघात्मक होने के बाद भी क्या है, संकट की स्थिति में एकात्मक है। हमने कहा कि नॉर्मली क्या है, भारतीय संविधान में कहा गया कि हम संघात्मक है, मतलब केंद्र सरकार अपनी, राज्य सरकार अपनी, दोनों के पास अलग अलग शक्तियां। लेकिन अगर कोई संकट की स्थिति आ जाती है तो हम एकात्मक है, मतलब राज्य वाज्य कुछ नहीं है, सब एक है, पूरा भारत एक है, संघ है, जिसका प्रमाण क्या है, संकटकालीन स्थितियों में संसद को प्राप्त राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। देखिए इसमें क्या हो जाता है, हम राज्य को अलग अलग नहीं करेंगे, अब हम पूरे भारत को एक मान के चलेंगे। अगर कोई संकट की स्थिति आ जाती है तो मान लीजिए ये कोई राज्य है, अगर अब क्या है ना, कोई ऐसा विषय था, वो शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, जैसे पुलिस है, ठीक है, हमने देखा था पुलिस जो है राज्य सूची का विषय था। तो अब संकटकालीन स्थिति है और संघ को लगता है यार इस विषय पे तो हमें कानून बनाना चाहिए, हालांकि राज्य का विषय। तो ये क्या करेगा ना, संघ अब इस पे यानी कि संसद इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। मतलब इसने एक स्थिति भी बताई है, कब, मतलब नॉर्मल डेज में तो देखिए राज्य सरकार ही बनाएगी, लेकिन जब संकटकालीन स्थिति होगी तो ये शक्ति केंद्र के पास पहुंच जाएगी अपने आप, ठीक है। इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख अग्रलिखित है, मतलब आगे लिखा हुआ है, जिसमें राज्य सूची के विषय पे कौन कानून बना रहा है, संसद बना रही है।
देखिए, राज्य के प्रस्ताव के आधार पर, मतलब संविधान का आर्टिकल 249 के तहत क्या है, राज्यसभा, देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। यानी इसने कहा, यहाँ पे क्या होता है ना, राज्यसभा खेल खेलता है। यानी राज्यसभा क्या करता है, कोई प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव कुछ ऐसा आता है कि भैया कुछ प्रस्ताव आता है कि राज्य सूची का कोई एक विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके राष्ट्र के लिए, तो इस पे जो है ना संसद ना कोई कानून बनाए, संसद कानून बनाए। तो ये राज्यसभा की कहानी चल रही है इसमें, यानी कि राज्यसभा का इसमें सीधा सीधा हाथ होता है। देखिए, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से ये संकल्प पारित करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल कोई विषय है उस पर कानून बनाए। तब संसद भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना देती है। मतलब पूरे भारत के लिए भी बना सकती है या किसी भारत के किसी एक भाग के लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, जब राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उसका 2/3 जो सदस्य हैं वो इस संकल्प को पारित कर दें। ठीक है, अब देखिए, ऐसा संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो उस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो। मतलब ये होगा कि ये जो कानून होगा उसमें लिखा होगा कि ये इतनी अवधि तक के लिए, परंतु अवधि जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो ये कानून संसद ने बनाया है उसमें लिखा होगा कि भैया ये अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, कितने के लिए भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो 1 साल के लिए होगी। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, राज्यसभा जितनी बार चाहे उपरोक्त विधि यानी उस कानून को इस संकल्प से आगे बढ़ा सकती है। मतलब 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया, अब राज्यसभा फिर से ऐसा ही संकल्प ले आए कि भैया ये 1 साल और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो 1 साल और राज्यसभा जितनी बार चाहे उसको 1 साल आगे बढ़ा सकती है। हर बार संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए होगा। मतलब हर बार जो है ना 1 साल समाप्त होने पर राज्यसभा 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। ठीक है, कितनी बार भी बढ़ा सकती है। अच्छा, इधर का संकल्प जो है प्रवृत्त न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरे होते ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसने कहा संकल्प जैसे 1 साल कंप्लीट हो गए मान लीजिए, अब कुछ ऐसा नहीं आया है कि 1 साल और बढ़ाना है, तो ये अगले 6 महीने तक और रहेगी, उसके बाद अपने आप ही समाप्त। ठीक है, अब इसने कहा जिस समय राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि लागू रहेगी उस दौरान राज्य विधानमंडल की भी शक्ति रहेगी कि वह उस विषय पर विधि पारित कर सके। मतलब संसद ने तो कानून बना दिया उस विषय पर, हमने कह दिया पुलिस, तो पुलिस पे संसद ने तो कानून बना दिया, लेकिन राज्य के पास भी ये शक्ति है कि वो उस समय इस विषय पर कानून बना सके। किंतु राज्य विधानमंडल की विधि जो कानून है उस मात्रा तक अप्रवर्तनीय रहेगी जहां तक वह संसद द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है। मतलब ये है कि ऐसा मतलब संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब ये कानून बन गया पुलिस पर कोई सा, अब हमने कहा राज्य की जो विधानमंडल है वो भी इस पे कानून बन रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि गतिरोध या विरोध करे, उस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं तक ये कानून माना जाएगा जब तक ये संसद द्वारा बने हुए कानून का विरोध या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। चलिए आगे बढ़ते, इसमें लिखा है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान, मतलब और कब संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। सपोज कि राष्ट्रीय आपातकाल है, अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, उस दौरान क्या होता है, संविधान के आर्टिकल 250 के तहत क्या होगा, संसद जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। ठीक है, राज्य सूची में शामिल विषय पर भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये विधियां आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने तक मानी जाएंगी। मतलब क्या है, 6 महीने तक रहेंगी। मतलब सपोज की मान लेते हैं 2024 में आपातकाल लगता है मार्च में, ठीक है, और ये आपातकाल मान लेते हैं सितंबर 2024 तक चलता है। अब ये कानून कब तक चलेगा, सितंबर 2024 में खत्म हुआ आपातकाल और उसके आगे 6 महीने तक और मान लीजिए बस, उसके बाद ये कानून हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चलिए अब देखिए, राज्य की सहमति से उसके अनुरोध पर भी संसद जो है, राज्य खुद कह दे भैया हम चाहते हैं कि संसद जो है हमारे किसी विषय पर कानून बनाए, तो संविधान का आर्टिकल 252 इसके अनुसार के यदि 2 या 2 से अधिक राज्य
राज्य की जो विधानमंडल है संकल्प पारित कर दें और निवेदन करें कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य, एक होगा तो वो तो अपने आप ही कर लेगा, नहीं 2 या 2 से अधिक की बात होती थी यहाँ पे। देखिए केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे। देखिए अब जो कानून बना है ना, वो सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन्होंने संसद से ये निवेदन किया है। मतलब सब पर नहीं होंगे, पूरे भारत के राज्यों पे नहीं होंगे। सपोज कि कर्नाटका और केरल ने किया है, तो ये जो कानून बनेगा वो कर्नाटका और केरल पे ही लागू होगा, ठीक है। अब जो अन्य राज्य अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित करके उसे स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा कर्नाटका और केरल ने किया है, ठीक है। अब चाहे तो इसमें ना तमिलनाडु भी ऐसा कोई संकल्प पारित करके इस कानून में आ सकता है, मतलब ये कानून अपने में लागू करवा सकता है बाद में। ऐसे अधिनियम यानी कि कानून का संशोधन या निरसन संसद द्वारा ही किया जा सकेगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा नहीं। मतलब कि सपोज संसद ने कोई कानून बना ही दिया है कर्नाटका और केरल के लिए, अब इसमें कोई या तो उस कानून को अगर खत्म करना है या फिर उसमें संशोधन करना है, तो इनके पास ये शक्तियां नहीं है। ये शक्तियां किसके पास है? संसद के ही पास है। तो ऐसे प्रावधान के आधार पर संसद के कुछ कानून की हम यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा हुआ है तो क्या एक हुआ था, एक कानून बना था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1970, ठीक है। ये हो गया जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 आया था। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 आया था। तो ये 3 कानून ऐसे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 कानून है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसी बात है तो इनमें 3 कानून इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, तो ये रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, मतलब अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बात हो गई तो कोई ऐसा विषय है जिसपे ना संसद को ही कानून बनाना पड़ेगा। तो देखिए आर्टिकल 253 में संसद भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई कोई संधि, मतलब भारत सरकार ने किसी और देश के संग कोई संधि की है, करार करा है, अभी समन हुआ है, किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संगठन किसी अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए अगर राज्य सूची के किसी विषय पे जो है कानून बनाना है तो संसद बना देगी, ठीक है। अब ये जाके राज्य से परमिशन नहीं लेगी, ठीक है, ये यहाँ पे बना देगी। तो ऐसी विधि भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भी भाग में हो सकती है लागू, ठीक है। मतलब ये पूरे भारत के लिए भी बन सकती है ये कानून, या किसी एक पार्ट के लिए बन सकता है भारत के। तो इन कानून को किसी राज्य के विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि ये उनकी शक्ति थी, ठीक है। जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो सारी कहानी संसद की चल रही होती है, तो राज्य आके बीच में नहीं कह सकते कि यार तुमने क्यों बनाया कानून, ये तो हमारा विषय था, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता है राज्य, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास कहानी चलती है राष्ट्रपति शासन के टाइम, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जब चल रहा होता है ना किसी राज्य में, तो भी राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? फिर संसद ही बनाएगी, ठीक है। देखिए संविधान में आर्टिकल 360 353 ये जितने भी आर्टिकल है सब इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी तक मैंने जो आर्टिकल पढ़े हैं ना ये वाले कानून बनाने वाले, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है और राज्य की जो विधानमंडल है उसकी जो शक्तियां है ना कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती है, ठीक है। मतलब जो विधानमंडल है राज्य में, जैसे आपने जम्मू कश्मीर का देखा, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगता है, अब केंद्र सरकार कानून बनाने लगेगी जम्मू कश्मीर के लिए। अब यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानमंडल को हमने कर दिया टाटा, उनका कोई अस्तित्व यानी कि रोल यहाँ पे नहीं रहा। तभी हमने देखा कि हमने जो संसद है संघ है उसने आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये था कि फिर राज्य सरकार से भी पूछना पड़ता, तो भैया हमने लगाया राष्ट्रपति शासन संघ, अब राज्य की जो विधानमंडल है उसका तो काम ही खत्म हो गया। तो संघ ने क्या करा 370 हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 357 के प्रावधान है, आर्टिकल 357 में प्रावधान है कि इस अवधि के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें क्या है राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद और संसद के जो प्राधिकार हैं उसमें उनको मिल जाएगी, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश इत्यादि ही इस राज्य के लिए कानूनों की भूमिका निभाते हैं। मतलब अब सब कहानी है राष्ट्रपति के हाथ में। तो ऐसे कानून जो है राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते। मतलब अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें कि हमने कहा राष्ट्रपति शासन था 370 हट गया, अब राष्ट्रपति शासन हटा तो क्या ये 370 वापस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कानून राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी समाप्त नहीं होंगे जब तक कि राज्य का विधानमंडल इसे निरस्त ना कर दे। अब देखिए
कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो फिर राज्य का विधानमंडल ही नहीं आया, कहानी खत्म हो गई, वो हमारा राज्य भी नहीं रह गया, हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया। मतलब ये है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद ये कानून समाप्त नहीं होंगे जब तक कि राज्य के विधानमंडल मंडल कोई ऐसा संकल्प, मतलब कोई ऐसा प्रस्ताव ना लाए कि इसे खत्म करना है। अच्छा, अब आते हैं राष्ट्रीय महत्व की लिखा है राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में। तो इसमें लिखा है संसद को ये शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62, 63 में प्राप्त है, जिसके अनुसार क्या होता है, यदि संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है तो वह उस संस्था से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। मतलब अगर संसद किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दे तो उसके सभी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है। तो इतनी बात हो गई। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे क्या, राष्ट्र विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण। राष्ट्र की जो विधायिका है ना, राष्ट्र नहीं, राज्य की जो विधायिका, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट वो हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, विधानमंडल हो गया, या आपका बिहार का हो गया, इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है भैया, ये भी होता है। तो गाइस इसको हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो तक का। और गाइस अभी तक में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं। और जिन्हें घटना चक्र पढ़नी है तो गाइस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको घटना चक्र की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे गाइस एंड कर देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के, मतलब आगे के पार्ट के संग। तब तक के लिए